So, hello everyone. My name is Ritika and my roll number is 3012. I am fourth semester from BCom. सो आज मैं आप सभी को इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में बताना चाहूँगी। इंटरनेशनल बिज़नेस में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रिगार्डिंग मैं कुछ डिटेल्स आपको शेयर करना चाहूँगी। जैसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली में होता है जो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, जिसे हम फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। इसमें गुड्स के एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज के भी एक्सचेंज होते हैं कि हम दूसरी कंपनी से, दूसरे फॉरेन की कंपनी से गुड्स और अपनी सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। तो इसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा बेसिकली एम जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड का वो होता है इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है। तो बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स की होती है: इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंटरप्राइज ट्रेड। सबसे पहले हम इम्पोर्ट ट्रेड के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्ट ट्रेड द इनफ्लो ऑफ गुड्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। एंड देन इनफ्लो होता है जो कुछ कंट्री के अंदर होता है उसे कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड जो होता है द आउटफ्लो ऑफ गुड फ्रॉम अ कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। नाउ एंटरपोर्ट ट्रेड, many times goods are imported for the purpose of re-export after some processing operation. This is called interport trade। क्योंकि हमने बेसिकली दो तरह के ट्रेड सुन रखे हैं, इम्पोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। तो दिस इज़ अ न्यू, तो हमें इसे सबसे मेनली पढ़ना होगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स की। इसकी टाइप्स जो होती है बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। पहला होता है डायरेक्ट बिजनेस, दूसरा होता है कंसाइनमेंट बिजनेस, ठीक है, और थर्ड वन होता है इंडियन फर्म्स और मर्चेंट शिपर्स। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। इन डायरेक्ट बिजनेस द इम्पोर्ट प्लेसेस ऑर्डर विथ मैन्युफैक्चर ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। एंड सेकेंड होता है कंसाइनमेंट बिजनेस। अंडर कंसाइनमेंट business the exporter send the goods to an agent in the importing country. Third one, indent firm. The indent firm charge a commission for their service. The indent firms are also called commission agent. और fourth one होता है merchant shipper. This is a class of businessmen who buy goods on their own account and sell them in a foreign country at a profit. तो बेसिकली अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है। दैन हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ। तो अभी तक हम इन तीनों को याद रखेंगे। नाउ अब हमारी बारी होती है कैरेक्टरिस्टीज़ क्या होती है इस सब की, तो इसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन फर्स्ट वन, सेकेंड वन इंटरनेशनल कंपटीशन, थर्ड वन सेपरेशन ऑफ सेलर फ्रॉम बायर्स, फोर्थ वन लॉन्ग चेन ऑफ मिडल मैन, ठीक है, फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, और सिक्स वन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी, सेवन्थ वन गवर्नमेंट से कंट्रोल एंड एट सेवरल डॉक्यूमेंट्स। नाउ ये आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रोल ऑफ इम्पोर्टेंस, रोल और इम्पोर्टेंस कि इनका क्या रोल होता है या क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो बेसिकली मैं बता देती हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड का क्या रोल और क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला होता है डिवीज़न ऑफ लेबर्स एंड स्पेशलाइजेशन, कि हम लेबर्स और स्पेशलाइजेशन को का डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं। देन सेकेंड वन होता है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। थर्ड वन होता है रेजेस स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक है। फोर्थ वन होता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और फिफ्थ वन होता है इक्वालिटी ऑफ प्राइसेस, सिक्स इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड्स। अब बात करते हैं फैसिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड देन उसके बाद होता है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट, देन उसके बाद होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बेनिफिट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल और इम्पोर्टेंस। अब आई है बात बेनिफिट्स की। तो अब हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो एफिशिएंट एलोकेशन एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
कि एलोकेशन ज़्यादा अच्छे से होता है और यूटिलाइजेशन का जो रिसोर्सेज होता है वो अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कंजम्पशन के लिए जो गुड्स होते हैं अवेलेबल उनकी काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती है, राइट। देन उसके बाद होता है प्रमोट्स एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी हम ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्ट करते हैं। उसके बाद होता है यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोड्यूस जो होता है उसका यूटिलाइजेशन होता है। देन उसके बाद होता है कंजम्पशन ऑफ चीपर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद होता है मोर एम्प्लॉयमेंट एंड देन उसका है लास्ट वन इसका रिड्यूस ट्रेड फ्लक्चुएशंस। ना यहाँ तक का ठीक है अब हमारा। अब बात करते हैं बैरियर कि इसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं। पहला कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स, देन सेकेंड इज पॉलिटिकल बैरियर्स, थर्ड वन इज टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, फोर्थ वन स्टैंडर्ड्स, फिफ्थ वन बॉयकॉट्स, सिक्स वन एंटी डंपिंग पेनल्टीज़। उसके बाद होता है मॉनेटरी बैरियर्स। तो ये सारे जो बताए हैं ये सारे बैरियर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ कि इंटरनेशनल ट्रेड में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहला डिस्टेंस, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा दूर से हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड है तो जाहिर सी बात है वो दूसरी कंट्रीज में होगा। दूसरा डिफरेंस लैंग्वेज, क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज़ है तो वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती है। तीसरा होता है रिस्क इन ट्रांजिट, कि वहाँ सामान भेजने के लिए जो रिस्क होता है, वहाँ सामान भेजने में जो काफ़ी ज़्यादा जो आने जाने में होता है जो रिस्क होता है काफ़ी। उसके बाद होता है इंटेंस कंपटीशन, जो कंपटीशन का जो इंटेंस होता है उसमें डिफ़िकल्टी आती है। देन उसके बाद डिफ़िकल्टीज इन पेमेंट्स, कि कई बार जो हमारे दूसरे स्टेट के होते हैं उनको पैसा देने या पैसा लेने में प्रॉब्लम्स आने लगती है। उसके बाद होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, कई बार कहीं पर रिस्ट्रिक्शन होती है किसी चीज़ की, तो उस टाइप का। देन होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि ट्रांसपोर्ट का हो जाता है, कभी कभी कम्युनिकेशन में गैप्स हो जाती है। उसके बाद होता है लास्ट वन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, कि अगर आपको कम नॉलेज है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, मतलब या ना के बराबर है, तो आपको प्रॉब्लम फेस होती है काफ़ी सारी। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी जो आते हैं हमें इंटरनेशनल ट्रेड में बेसिकली। अब बात करते हैं हम एडवांटेज कि इसका क्या क्या एडवांटेज है हमारे। तो मेनली जो हमारे एडवांटेज होते हैं वो होता है ऑप्टिमल यूजेस ऑफ नेचुरल सोर्स। ठीक है, सेकेंड वन होती है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, थर्ड वन एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फोर्थ वन स्टेबिलिटी इन प्राइजेस। ठीक है, फिफ्थ वन इंक्रीज इन एफिशिएंसी, सिक्स वन प्रमोट्स कंपटीशन एंड सेवन्थ इज फॉल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद होता है स्पीडी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एडवांटेजेस जो होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ अबाउट एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है जो एडम स्मिथ ने हमें दी है, उसके अकॉर्डिंग इफ़ वन कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज आर ओवर अनदर इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन एंड the other country has an absolute advantage over the first country in another line of production, then both countries would gain by trading. Okay, now second one is absolute advantage is the ability of a country, individual company or region to produce a good or services at a lower cost per unit than the cost at which any other entity production that same good or services. According to him, there are following advantages of this theory. Okay, फर्स्ट एडवांटेज जो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो इसका जो है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इन वन कंट्री इज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी इन अनदर कंट्री। ये फर्स्ट हो गया।
अब सेकेंड है नेचुरल एडवांटेज. ए कंट्री वुड प्रोड्यूस दोज गुड्स that are naturally favoring its climatic condition. The type of goods produced would also depend upon the availability of natural resources. थर्ड है acquired advantage. ठीक है, this would include advances in technology and level of skill development. ठीक है, तो ये हुई एडम स्मिथ की थ्योरी. ठीक है, और उसके बिहाफ पे निकले गए एडवांटेज. तो ये सब एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा और दोबारा पढ़ लीजिएगा. नाउ अब आते हैं हम कंक्लूजन. जो अभी तक मैंने आपको सब कुछ बताया उसका बेसिकली क्या कंक्लूजन निकल के आता है. शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट समरी कह सकते हैं. इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड द पॉलिसी मेजर्स एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर accommodative enough to cope with the changes in social and financial scenario that the result from it. Okay, the second है, in order to face the cross border competition challenge of well functioning national competition regime is insufficient. ठीक है, सेकेंड हो गया. थर्ड है, इंटरनेशनल ट्रेड ओपन्स up the opportunity for developed countries whereby it increase their capacity to produce and acquire goods. It should, however, be controlled so as to avoid the closure of some local companies. So this is a conclusion. Now, thank you so much for listening me and please revise.